जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एल एन जियोग्राफी यूजीसी नेट जीआरएफ में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी। और क्लाइमेटोलॉजी में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था जेट स्ट्रीम के बारे में कि जेट स्ट्रीम क्या होती है और उसका जो है मौसम पे कैसा इम्पैक्ट होता है। उसी क्रम में आज हम लोग आगे बात करने वाले हैं और एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि क्या है, जो कि है आपका एल नीनो, ला नीना, एल नीनो मडोकी, साथ ही साथ वाकर सर्कुलेशन क्या होता है। इन्हीं सब बातों को आज हम क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमेशा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको कुछ स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे और उसमें पूछा जाएगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है इसके बारे में, लीनो के बारे में, ला नीना के बारे में। और थोड़ा सा बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो चलिए आज हम देखेंगे किसके बारे में, एल नीनो के बारे में, साथ ही साथ ला नीना और एंसो। एंसो क्या होता है, एल नीनो और सदर्न ऑसिलेशन। ठीक है, साथ ही साथ एल नीनो मडोकी क्या होता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं एल नीनो के बारे में क्या होता है। ठीक है, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा एल नीनो का नाम। तो एल नीनो को आप दो रूपों में देख सकते हैं। एल नीनो को एक करंट्स के रूप में देख सकते हैं, जलधारा के रूप में देख सकते हैं। आप लोग याद कीजिए कि जब हम लोग पढ़ रहे थे प्रशांत महासागर की जलधाराएं, जिसमें हमने बात किया था कि जो आपका सदर्न अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ये पर प्रशांत महासागर में पेरू के तट के सहारे बहने वाली गर्म जलधारा को हमने क्या नाम दिया था, एल नीनो नाम दिया था। तो इसको एक गर्म जलधारा के रूप में भी देख सकते हैं और दूसरे रूप में इसको आप पढ़ सकते हैं जो है एक जो है क्लाइमेटिक फिनोमेना के रूप में भी पढ़ सकते हैं, जलवायु परिघटना के रूप में भी इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, एक घटना भी है और साथ ही साथ ये क्या है, जलधारा भी है। दोनों आपके उत्तर सही है। ठीक है, तो वास्तव में एल नीनो क्या है, एल नीनो क्या है, एल नीनो एक जो है गर्म जलधारा है जो कहाँ पर जो है प्रवाहित होता है, जो प्रवाहित होता है दक्षिण अमेरिका में के पश्चिमी तट पे। जो पेरू का कोस्ट है, यहीं पर जो पेरू कंट्री है, पेरू की कोस्ट के सहारे साउथ में प्रवाहित होने वाली क्या है, एक जलधारा है। क्या है, जलधारा है, जिसकी उत्पत्ति प्रेजेंट टाइम पे क्या होती है, 3 से 4 वर्षों में होती है। ये हमेशा नहीं फ्लो करता है, बल्कि इसकी उत्पत्ति कब होती है, 3 से 4 वर्षों के दौरान होता है। फ्लो तो हमेशा है, लेकिन उसका प्रभाव जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो 3-4 सालों के बाद क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा हो जाता है। जब इसका प्रभाव इतना ज्यादा हो जाता है नेगेटिव कि वो परिलक्षित होने लगता है, इसके नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं, तो उस वर्ष इसको नाम दे दिया जाता है एल नीनो। ठीक है, एल नीनो एक स्पेनिश शब्द है जिसका जो अर्थ होता है एक मेल चाइल्ड, जिसको हम बोलते हैं क्राइस्ट चाइल्ड। जीसस क्राइस्ट के नाम पे रखा गया, क्योंकि जो इसका फॉर्मेशन होता है, जिसका जो निर्माण होता है जलधारा का, वो कब होता है, दिसंबर के टाइम पे होता है। और दिसंबर के टाइम पे जो है, उसी टाइम जो यूरोप था उसमें जीसस क्राइस्ट जिसका जन्म होता है, और उसी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया एल नीनो। क्या रख दिया गया, एल नीनो। तो एल नीनो बेसिकली क्या है, एक गर्म जलधारा है जिसका प्रवाह जो 3 क्या होता है, जो 3 से 4 वर्षों में जिसकी उत्पत्ति होती है। और ये कहाँ प्रवाहित होती है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर पेरू के तट के सहारे क्या होती है, ये प्रवाहित होती है। ये अन्य धाराओं से इसका जो कैरेक्टर है, इसका जो नेचर है, वो क्या है, भिन्न है। पहले जलधारा 10 से 12 वर्षों में उत्पन्न होती थी, लेकिन वर्तमान में मानव के प्रतिकूल दशाओं के कारण, मानव के प्रतिकूल जो है विकास के जो क्रम है वो अपनाए जा रहे हैं, उसके कारण जो लगातार हम CO2 का एमिशन कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इन सब घटनाओं के कारण जो जलधारा है वो पहले जो 10 से 12 वर्षों में प्रवाहित होती थी, उत्पत्ति होती थी जिसकी, अब वो 3 से 4 सालों में क्या होने लगी है, जिसकी उत्पत्ति होने लगी है। और जब ये जलधारा प्रवाहित होती है तो होता क्या है कि इसका पूरे विश्व के लगभग वैश्विक जलवायु पर इसका क्या होता है, इसका इंपैक्ट होता है। कुछ देशों में इसका सकारात्मक इंपैक्ट होता है और कुछ देशों में इसका नकारात्मक प्रभाव होता है। इसलिए कुछ विद्वान जो है एल नीनो को एक वैश्विक परिघटना के नाम से भी क्या करते हैं, पुकारते हैं। आप लोग एल नीनो को पढ़ने के लिए, जानने के लिए कैसे इसकी उत्पत्ति होती है, आपको एक मैप ड्रा करना है। ठीक इसी प्रकार से ये आपका जिसमें एशिया और एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये आपका इक्वेटर, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। ये वाला मैप आप पहले ड्रा कर लीजिए, उसके बाद आप लोग ये जो है इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन रहा। अब आइए
हैं कि एल नीनो जलधारा की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं इसको। एल नीनो को समझने के लिए जिसका जो मैकेनिज्म है, कि इसका जो यांत्रिकी है, कि इसे कैसे कार्य करता है एल नीनो, क्यों इंपॉर्टेंस है, इसको समझने के लिए आपको दो फेज समझना होगा, एक नॉर्मल फेज और दूसरा एल नीनो फेज। ठीक है, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये है आपका जो है नॉर्थ अमेरिका, पर ये आपका एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है। ये पूरा का पूरा कौन सा रीजन है? पैसिफिक रीजन है। ठीक है, अब आप लोग याद कीजिए, जब हम लोग पढ़ रहे थे जो है ग्लोबल विंड्स की बात कर रहे थे, तो हमने देखा था कि ये आपका रीजन है, इक्वेटर रीजन से हवाएं उड़ती हैं, 30 नॉर्थ पे उतरती हैं और 30 का उतरती हैं साउथ पे उतरती हैं। ठीक है, जो हवाएं नॉर्थ में उतरती हैं यही आगे चलकर क्या बनती हैं? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। और ये साउथ में कौन सी हवाएं चलने लगती हैं? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, यानी उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं, दक्षिणी पश्चिमी जो है व्यापारिक हवाएं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, और ये क्या है आपका जो दक्षिणी जो है पश्चिम, जो ये आपका है उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं, और ये क्या है? दक्षिणी पश्चिमी व्यापारिक हवाएं। ठीक है, तो ये दोनों हवाएं क्या होती हैं? चलती हैं जब यहाँ पर और यहीं पर आकर मिलती हैं ITCZ के बाद। इतना कंसेप्ट आप लोग पिछले वीडियो में अच्छे से समझ चुके होंगे। तो जब 0 डिग्री से हवाएं उठती हैं, 30 पे गिरती हैं और यहाँ पर बनती है साउथ जो है वेस्ट ट्रेड विंड, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड इसको बोलते हैं, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं, और ये क्या है? उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं। ठीक है, तो ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं क्या करती हैं? जल के ऊपर से ऐसे ऐसे प्रवाहित होती हैं। तो जब ये जल के ऊपर से प्रवाहित होती हैं तो ये क्या करती हैं कि जल की सतह पर फ्रिक्शनल फोर्स लगाती हैं। हम लोगों ने इसको ओशनोग्राफी में भी अच्छे से पढ़ा था। ये क्या करती हैं? जल की सतह के ऊपर हवाएं फ्रिक्शनल फोर्स लगाती हैं, और जो भी जो ऊपरी जो आपका सरफेस वाटर होता है, जल को क्या करती हैं? ये आगे बढ़ाती हैं, क्या करती हैं? अपने साथ प्रवाहित कर ले जाती हैं। तो यहाँ पर हवाएं क्या हो रही हैं? आप यहाँ पर आप स्टोर हो रही है, यानी आप जो है क्या हो रही है? महाद्वीप से बाहर की तरफ जो है क्या कर रही है? मूव कर रही है। तो जो इसके तट के पास वाटर है, सतही जल है, सरफेस वाटर है, उसको अपने साथ बाहर ले गई। यहाँ पर बाहर ले गई तो यहाँ पर क्या हो गया? सतही जल में कमी आ गई। ठीक है, सतही जल में कमी आ गई तो यहाँ से क्या हुआ? नीचे से वाटर की अपवेलिंग होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया? वाटर की कमी आ गई। उसकी स्थानापूर्ति के लिए नीचे से वाटर की क्या होगी? कि अपवेलिंग होगा। ठीक है, क्या होगा? नीचे से वाटर की अपवेलिंग होगी, और जब नीचे से वाटर की अपवेलिंग होगी तो जो वाटर नीचे से आएगा वो क्या रहेगा? वो नॉर्मल रूप से ज्यादा ठंडा रहेगा, क्योंकि जो इसका सरफेस का वाटर है वो क्या है? गर्म है, इंसोलेशन मिल रहा है, लेकिन नीचे से वाटर ठंडा रहेगा। ठंडा वाटर नीचे से यहाँ पर ऊपर आता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अपवेलिंग। क्या बोलते हैं? अपवेलिंग। अब अपवेलिंग हो रहा है, नीचे से ठंडा जल आ रहा है, तो जब ठंडा जल नीचे से ऊपर आता है तो अपने साथ बहुत सारे पोषक तत्वों को भी ऊपर लेकर आता है, और यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। फाइटोप्लैंक्टन को बहुत लेकर आएगा, छोटे छोटे जू प्लैंक्टन को भी लेकर आएगा, जिसे खाने के लिए यहाँ बड़े बड़े जू प्लैंक्टन इकट्ठा हो जाते हैं। यानी यहाँ पर बहुत सारी मछलियां क्या हो जाती हैं? इकट्ठा हो जाती हैं। किसके लिए? उस जो है फाइटोप्लैंक्टन को खाने के लिए। और इस प्रकार क्या होता है कि यहाँ वाले रीजन में क्या होता है कि जो मछलियां होती हैं उनका भरमार हो जाता है, और पेरू के तट वाले क्या होते हैं? बहुत ही खुश होते हैं, और क्या करते हैं कि इन मछलियों को अच्छे तरीके से वो लोग मारते हैं, मारने का संग पकड़ते हैं और मार्केट में बेचते हैं, और इसी प्रकार इनकी इकोनॉमी क्या होती है? रन होती रहती है। अब आगे की कहानी देखिए। आगे ये होता है कि ये क्या करती हैं? हवाएं तो ग्लोबल है, चलती रहती हैं, तो ये ऊपरी सतह जल पूरे आप देखिए सरफेस वाटर को अपने साथ बहाकर लाती हैं। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड यहाँ से नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड ला रही, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं यहाँ से दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं, और सारा का सारा जल लाकर कहाँ जमा कर देती हैं? यहीं पर जमा कर देती हैं, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। यहीं पर आपका कई सारे छोटे छोटे आइलैंड है, हजारों आइलैंड है, जिसे सुलावेसी आइलैंड है। ठीक है, आपका यहीं पर पापुआ गिनी है। तो यहाँ पर क्या करती है? सरफेस वाटर को जमा कर देती है। सरफेस वाटर कैसा है? गर्म सरफेस वाटर है। ठीक है, क्या है? गर्म सरफेस वाटर है। क्यों? क्योंकि जो प्रशांत महासागर का पूरा का सतही जल क्या है? गर्म है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो गया? वाटर का जमा हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो पहले वाटर का जो एक लेवल था उससे लगभग कम से कम 60 मीटर अब ऊपर हो गया। क्या? सरफेस लेवल किसका? वाटर का हो गया। ठीक है, यानी नॉर्मल में यहाँ पर जो सरफेस लेवल था वाटर का, वाटर लेवल था कम था, लेकिन अब जमाव के कारण अब हो गया कम से कम 60 मीटर ऊपर हो गया। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या हुआ कि
जब यहाँ पर वाटर बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया तो इन दोनों के बीच क्या हो गया है, स्लोप क्रिएट हो गया। ठीक है, क्या क्रिएट हो गया, स्लोप क्रिएट हो गया, क्योंकि यहाँ पर वाटर लेवल ज्यादा है और यहाँ पर वाटर, यही जो गर्म सही जल है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये देखिए यहाँ से तो हवाएं ये बंद नहीं होगी, ये परमानेंट चलने वाली विंड है, ये भी लगातार कंटिन्यूअस यहाँ पर जल को इकट्ठा कर रही है। तो इन दोनों हवाओं के बीच में यहाँ इक्वेटर के सहारे ये जल क्या होगा, इधर प्रवाहित होने लगेगा और इसको बोलते हैं काउंटर इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, काउंटर इक्वेटोरियल करंट बोलते हैं। अब जब हमने देखा, इस फिगर को आप लोग देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये क्या है आपका ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन और ये क्या है साउथ अमेरिका वाला रीजन। ठीक है, जब आपने देखा था कि सतही जल कहां पर धीरे धीरे आ गया, सतही जल ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, हवा जो वाटर गर्म है तो इसके संपर्क में जो भी हवाएं आएंगी वो क्या करेंगी, जल जो है, जो वाटर गर्म है, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब वाटर से इवेपोरेशन होगा, जो भी जो गर्म हवाएं हैं वो क्या करेंगी कि यहाँ पर जो हवाओं में क्या आ जाएगा, नमी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वाटर गर्म है। ठीक है, इवेपोरेशन हो रहा है बहुत ज्यादा, तो यहाँ पर क्या होगा, हवाएं ऊपर उठेंगी क्योंकि गर्म है, तो क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, बादल बनेंगे और खूब ढेर सारी क्या होगी, वर्षा होगी। क्या होगी, वर्षा होगी। ये यहाँ पर क्यों वर्षा होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या बना हुआ है, जो है लो प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर हवाएं क्या हैं, गर्म होकर ऊपर उठ रही है, बहुत गर्म जल राशि है। ठीक है, ये हवाएं ऊपर उठती हैं, गर्म होकर वर्षा करती हैं, फिर ये क्या करती हैं, ट्रोपोपास में जाकर दोनों ओर मुड़ जाती हैं और कहाँ पर उतरती हैं, ये जो पेरू का पोस्ट था यहीं पर क्या होती हैं, उतरती हैं, फिर इधर चलती हैं। ठीक है, ये इनका क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, इधर उठती हैं, यहाँ पर गिरती हैं, यहाँ पर फिर चलती हैं। यानी ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में वर्षा हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के इस तट के सहारे किस फेज में, नॉर्मल फेज में वर्षा हो रही है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पास खूब वर्षा हो रही है, इंडोनेशिया के पास खूब वर्षा हो रही है, और यहाँ पर हवाएं पेरू के पास नीचे उतर रही हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, और नीचे से ठंडा जल भी ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर बना हुआ है, तो क्या यहाँ पर एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनी हुई है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की वर्षा नहीं होगी। यानी नॉर्मल फेज में क्या होगा कि ऑस्ट्रेलिया के इस पूरे इंडोनेशिया वाले रीजन में पूरे खूब वर्षा होगी, जबकि यहाँ पर वर्षा बिल्कुल नहीं होगी। कहाँ पर, पेरू के तट पर। लेकिन यहाँ पर मछलियां खूब सारी पकड़ी जाएंगी क्योंकि नीचे से वाटर अब बेलिंग हो रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्मल फेज। अब नॉर्मल फेज के आगे वाली हम कंडीशन को अच्छे से देखते हैं। ठीक है, नॉर्मल फेज के बाद अगला फेज आपका है एल नीनो का फेज। ठीक है, एल नीनो फेज में क्या हुआ, हमने देखा कि क्या हुआ कि सारा वाटर यहाँ इकट्ठा हुआ और यहाँ से स्लोप बना। अब ठीक है, अब यहाँ पर वाटर आ गया। अब जब यहाँ पर वाटर आ जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि जब यहाँ पर गर्म वाटर आ गया तो अब यही वाटर क्या होगा, यही वाटर ये स्लोप बना के जो ये आपका ये क्या है, ये है आपका काउंटर इक्वेटोरियल करंट। यही तो काउंटर इक्वेटोरियल करंट है जो जल को लेकर आ रहा है, जल के रूप में यहाँ पर आ रहा है। ये क्या होगा कि सूर्य के दक्षिणायन के कारण क्या होता है कि सारी पेटियां दक्षिण में आएंगी, तो ये काउंटर इक्वेटोरियल करंट खिसक कर कहाँ आएगा, पेरू के तट के सहारे इधर प्रवाहित होने लगेगा। कहाँ पर, पेरू के तट के पास अब गर्म जल प्रवाहित होने लगा। यही काउंटर इक्वेटोरियल करंट ही है जो गर्म जल लेकर आया और साउथ में जो है शिफ्ट कर गया, क्योंकि सारी पेटियां साउथ में क्या होंगी, दिसंबर के महीने में शिफ्ट हो जाएंगी। और दिसंबर के महीने में यहीं पर क्या हो गया, गर्म जल इकट्ठा हो गया पेरू के तट सहारे, और उसी के सहारे ये क्या हो गया, प्रवाहित होने लगा, जिसको क्या बोल दिया गया, एल नीनो बोल दिया गया। क्या बोला गया, एल नीनो जलधारा बोला गया या एल नीनो घटना बोला गया। अब एल नीनो घटना में क्या होगा, इस फिगर को देखिए, गर्म जल कहाँ, पेरू के तट के सहारे इकट्ठा है, तो अब क्या होगा कि पेरू के तट के सहारे हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगी, क्योंकि हवाएं में बहुत ज्यादा मॉइस्चर है, हवाएं गर्म है और आर्द्रता भी इनके पास है, नमी भी है, क्योंकि यहाँ पर वाटर गर्म था तो इससे इवेपोरेशन खूब सारा हो रहा था। तो अब पेरू तट के सहारे क्या हो रही है, भारी बारिश, ये कि पेरू के पास एक मरुस्थल है, आटाकामा मरुस्थल, वहां पर भी बाढ़ आ जाता है। तो अब क्या हुआ, आ रहा था, अब वो क्या हो गया, बंद हो गया। अब बेलिंग का कार्य बंद हो गया, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो रहा है, यहाँ पर बारिश हो रही है, तो सारा का सारा जो मत्स्य का कार्य था, जो ये लोग मछली पकड़ने का कार्य करते थे, अब बाढ़ आने की वजह से खत्म हो गए, बहुत सारी यहाँ पर बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, और इस प्रकार पेरू के तट वालों को क्या हो रहा है, खूब ढेर सारा नुकसान हो रहा है भारी बारिश के कारण। अब ये हवाएं ऊपर उठी, ठीक है, से टकराने के बाद इधर मुड़ी, इधर मुड़ने के बाद ये कहाँ उतरी, यही ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र पर, जहां पर पहले क्या हो रहा था कि
गर्म जल इकट्ठा हो रहा था, यहीं पर ये उतरती है, फिर जो है नीचे इस रूप में चलती हैं और ये एक प्रकार से पूरा क्रम पूरा हो जाता है। अब यहाँ पर क्या बन गया, आपका पेरू के पास लो प्रेशर बन गया, ऑस्ट्रेलिया के पास क्या बन गया, हाई प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर हवाएं उतर रही हैं। तो अब ऑस्ट्रेलिया में वर्षा होगी, नहीं होगी, ऑस्ट्रेलिया में वर्षा नहीं होगी, इंडिया में भी इसका प्रभाव पड़ेगा, हम इंडिया वाले में देखेंगे, इंडोनेशिया में भी वर्षा नहीं होगी। यानी जो एल नीनो का फेज है वो कहाँ पर वर्षा नहीं होगा, ना तो ऑस्ट्रेलिया में होगा, ना तो इंडोनेशिया में होगा, ना तो इंडिया में होगा, ठीक है। और वर्षा खूब ढेर सारा कहाँ हो रहा है, पेरू के तट के सहारे, चाहे पेरू हो, चाहे आपका इक्वाडोर हो, चाहे आपका जो है यहाँ पर इस वाले पूरे के पूरे रीजन होगा, बहुत ढेर सारी बारिश होगा। तो ये क्या है, ये है आपका एल नीनो फेज। क्या है, एल नीनो फेज है, ठीक है। एल नीनो फेज में आपने देखा क्या हो रहा है, यहाँ पर बारिश हो रही है जो पेरू के तट के सहारे, और ये एल नीनो लाया कौन, यही आपका जो काउंटर इक्वेटोरियल करंट है। ये घटना हर साल होती है, लेकिन जिस वर्ष इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है उसको बोला जाता है करंट बोला जाता है, या एल नीनो फिनोमेना बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो साइकिल है वो चेंज हो जाता है तुरंत, और पूरे जो है लगभग जो विश्व में देखा जाए तो उनकी जो मौसमी घटनाएं हैं तुरंत क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। इंडोनेशिया में बहुत ज्यादा सूखा हो जाता है, जंगलों में आग लग जाती है, किसके कारण, आपके एल नीनो के कारण। क्योंकि एल नीनो से क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इंडिया जैसे कंट्री में बिल्कुल बारिश करने का तो बारिश बहुत ही कम हो जाती है, ठीक है। तो ये रहा पूरा का पूरा एल नीनो फेज। अब आइए एल नीनो होने के कारण हम लोग देखते हैं कि जब एल नीनो आता है तो कहां पर कौन सी घटना हमें देखने को मिलती है, ठीक है। पहला देखते हैं, द वार्मर वाटर हैड अ डिवास्टेशन इफेक्ट ऑन मरीन लाइफ एग्जिस्टिंग ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू एंड इक्वाडोर। यानी जब जो है एल नीनो कंडीशन आएगा तो पेरू कोस्ट के पास गर्म वाटर आ जाएगा, तो पेरू और इक्वाडोर में दोनों में क्या होता है, एक डिवास्टेशन लाती है, तबाही लाती है। वहां पर कहां पर, मरीन लाइफ पर, जो वहां पर समुद्री जीव जंतु होते हैं बहुत ज्यादा मारे जाते हैं, मछलियां मारी जाती है, क्योंकि इतनी ज्यादा बारिश होती है कि बाढ़ जैसी कंडीशन बन जाती है, ठीक है। एक कंडीशन ये होता है। दूसरा है फिश कैच ऑफ द कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका इन द नॉर्मल ईयर, ठीक है, बिकॉज देयर इज नो अपवेलिंग। दूसरी बात वही हुआ है कि यहाँ पर फिश पकड़ने का कार्य बंद हो जाता है, क्योंकि फ्लड आता है, और जो नीचे से अपवेलिंग हो रहा था, क्योंकि ऊपरी से सतह से जल बाहर लिया जा रहा है, लेकिन जब एल नीनो आता है तो जो अपवेलिंग होता है वो बंद हो जाता है, नीचे से जो फाइटोप्लैंक्टन नहीं आ पाते हैं, तो जो मत्स्यकार होता है पेरू और इक्वाडोर में वो पूरी तरीके से ठप हो जाता है। तीसरा क्या है, सीवियर ड्राउट अकर इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इंडिया एंड सदर्न अफ्रीका। यानी एल नीनो के ईयर में क्या होता है कि हमने बताया था, ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा हाई प्रेशर बनता है उधर, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, सूखा होगा, इंडोनेशिया में सूखा, इंडिया में बारिश बहुत कम होगी, साउथ अफ्रीका में भी क्या होगा, सूखे की कंडीशन बनती है क्या के ईयर में, ठीक है। एंड हेवी रेनफॉल्स इन कैलिफोर्निया, इक्वाडोर एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको। मैक्सिको में बहुत ज्यादा होगी, कैलिफोर्निया में बहुत बारिश होगी, इक्वाडोर में बहुत बारिश हो रही, और पेरू में भी बहुत क्या होगी, बारिश होगी। किस कंडीशन में, एल नीनो कंडीशन में। एल नीनो कंडीशन से क्वेश्चन जो आएंगे, ऐसे आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि बताइए यहाँ पर वर्षा होगी कि यहाँ पर सूखा होगा, इस तरह पूछा जा सकता है, ठीक है। एल नीनो कंडीशन में जो आपका जो एक आपने हमको करंट आपको बताया है, ठीक है, काउंटर इक्वेटोरियल करंट, वही एल नीनो है। वही जब जो उसका विस्तार जब साउथ में हो जाता है पेटियों की खिसकने के कारण, तो वही तो एल नीनो है, ये पूछा जा सकता है आपका। यही सारी चीजें आपको स्टेटमेंट फॉर्म में देकर पूछी जा सकती है, कहां पर हाई प्रेशर बनेगा, कहां पर लो प्रेशर बनेगा। तो ये पूरा रहा आपका एल नीनो का सिनारियो, ठीक है। तो एल नीनो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि कहां पर बाढ़ आएगी, कहां पर वर्षा बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। इंडिया में हम देखेंगे, जब इंडिया को पढ़ेंगे कि कैसे इसका संबंध इंडिया से है, ठीक है। अब इसी क्रम में हम लोग थोड़ा सा इसमें और आगे बात करेंगे। दूसरा टॉपिक जो हमारा इंपॉर्टेंट था वो कौन सा है, वो आपका है वाकर सर्कुलेशन, ठीक है। क्या है, वाकर सर्कुलेशन एंड सदर्न ऑसिलेशन। इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि ये वाकर सर्कुलेशन और सदर्न ऑसिलेशन क्या होता है। पहले हम जानते हैं कि वाकर सर्कुलेशन क्या होता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वाकर सर्कुलेशन का नाम एक जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो है IMD है, ठीक है। तो ब्रिटिश
के समय जो आईएमडी की स्थापना की गई थी, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आईएमडी की स्थापना कब की गई थी। तो उसके जो अध्यक्ष थे ये जीटी वाकर थे, तो इन्होंने ही इस सर्कुलेशन की खोज की थी, इसलिए इन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया गया वाकर सर्कुलेशन। ठीक है, आइए देखते हैं वाकर सर्कुलेशन क्या है। ठीक है, ये है आपका साउथ अमेरिका। आप लोग मैप खोलिए तभी ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी। और ये आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है। क्या है, ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है। और ये यहाँ पर जो आपका जो उसके ऊपर छोटे छोटे से जैसे द्वीप है, पापुआ न्यू गिनी जैसे द्वीप है। और ये आपका क्या है, साउथ अमेरिका। हमने देखा था कि ये हो गया आपका पूरा का पूरा इक्वेटर। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि नॉर्मल कंडीशन में याद कीजिए, जो एलिनो के नॉर्मल एलिनो से पहले वाले कंडीशन में क्या होता है कि 0 डिग्री से हवाएं उठती हैं, 30 पे नॉर्थ गिरती हैं और 30 पे कहाँ गिरती हैं, साउथ में गिरती हैं। ठीक है, 30 में साउथ में हवाएं गिरती हैं। अब होता क्या है कि जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड क्या करती हैं, सरफेस वाटर को अपने साथ लेकर कहां पर जमा कर देती हैं, जमा कर देती हैं आपका ऑस्ट्रेलिया के तट के पास। अब ऑस्ट्रेलिया के पास तट के पास जमा कर दी, वाटर गर्म है और ज्यादा जब क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है। तो इवेपोरेशन होगा तो क्या होगा, हवाएं गर्म होकर जो है वाष्पीकरण के दौरान क्या होगा, जब भी हवाएं होंगी गर्म होंगी और जल भी जो है वाष्पीकरण होगा, उन्हीं हवाओं के साथ कहां पर आएगा, ऊपर उठेगा। ठीक है, कहां पर उठेगा, ऊपर उठेगा, ट्रोपोपास से जाएगा, टकराएगा, 2 दिशाओं में बढ़ जाएगा। एक दिशा में इधर आ रहा है, आकर कहां उतरती हैं, जो आपका क्या था, आपका पेरू का तट था, जहां से पहले हवाएं चलना शुरू की थी, नीचे से वाटर बेलिंग हो रहा था और ऊपर से हवाएं यहाँ पर उतर रही हैं। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पर हाई प्रेशर बन रहा है और यहाँ पर क्या बन रहा है, लो प्रेशर। हवाएं यहाँ उतरी, यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ पर लो है, तो हवाएं हमेशा हाई से लो की तरफ चली और एक क्या बन गया, एक पूरा का पूरा सेल बन गया। इसी सेल को कहते हैं वाकर सेल। क्या बोलते हैं, वाकर सेल इसी को बोलते हैं। अब आइए इसमें और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो वाकर सर्कुलेशन क्या है, वाकर सेल वायु की एक संवहनीय कोशिका है, यानी ये वायु का एक क्या है, कन्वेक्शनल सेल। कन्वेक्शनल क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमारे गर्म होकर कन्वेक्शन के रूप में यानी धारा के रूप में ऊपर उठ रही है। तो ये वायु की एक क्या है, कन्वेक्शनल सेल है। ठीक है, जिसका निर्माण कहाँ हो रहा है, जिसका निर्माण साउथ पैसिफिक ओशन में यानी दक्षिणी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट एवं ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट में दबाव के अंतर के कारण बन रहा है। ठीक है, क्या है, दबाव में अंतर के कारण बन रहा है। यानी ये क्या है, ये वायु का एक सेल है, एक कोशिका है, जिसका निर्माण दक्षिणी प्रशांत महासागर में जो है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट एवं ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट में दबाव में अंतर के कारण इस सेल का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। ये हो गया आपका साउथ अमेरिका, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ट्रेड के द्वारा हवाओं को यहाँ पर लाया जा रहा है। यहाँ पर जल इकट्ठा हो गया। ठीक है, यहाँ पर जल इकट्ठा हो गया, हवाएं ऊपर उठी, कंडेंसेशन हुआ, यहाँ पर बहुत सारा बारिश हुआ, ये हवाएं यहाँ पर आई। ठीक है, ट्रोपोस्फियर के सहारे और यहाँ पर उतर गई। इस प्रकार एक कोशिका बन गया। इस कोशिका को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आपका क्या, जो है वाकर सर्कुलेशन। तो इसमें आप देखिए, आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे कि ये क्या है, ये नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन हुआ। अब क्या हुआ कि 3-4 वर्षों बाद क्या आ गया, एल नीनो आ गया। एल नीनो आ गया, तब देखिए क्या हो रहा है, ये वही साउथ अमेरिका है और ये वही ऑस्ट्रेलिया है, कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। चेंज क्या हुआ है कि जो गर्म जल यहाँ इकट्ठा हुआ क्या है, आपका पेरू के पास, एल नीनो में ही तो होता है। अब पेरू के पास चला गया है, तो पेरू से क्या हो रहा है, कन्वेक्शन के रूप में हवाएं ऊपर उठ रही है, खूब बारिश हो रही है और ये हवाएं 2 दिशाओं में मुड़ी, यहाँ पे आई और कहाँ उतर रही है, ऑस्ट्रेलिया के पास उतर रही है। तो अब क्या हो रहा है, नॉर्मल कंडीशन में थी और अब एल नीनो फेज में कहा देख रहे हैं कि जो सेल बन रहा है वो इस तरीके से नहीं बन रहा है, बल्कि इस रूप में बन रहा है। यहाँ पर हाई प्रेशर है और यहाँ पर लो प्रेशर है। तो हवाओं की दिशा क्या हो गई, बदल गई। ठीक है, क्या हो गई, बदल गई। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन में इस रूप में रहती हैं और एल नीनो कंडीशन में हवाओं की दिशा आप देख रहे हैं इस रूप में हो जा रही है। यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ पर लो प्रेशर, पहले यहाँ पर लो प्रेशर था, यहाँ पर हाई प्रेशर था। ठीक है, तो जो ये नॉर्मल कंडीशन से एल नीनो की कंडीशन बनी, उसी को बोल दिया गया सदर्न ऑसिलेशन, यानी दक्षिणी दोलन बोला गया। क्यों बोला गया, क्योंकि ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में हो रहा है, यानी दक्षिण में हो रहा है। और दोलन क्यों बोला गया, क्योंकि पहले ये कंडीशन थी, यहाँ लो यहाँ हाई, अब यहाँ हाई यहाँ लो, फिर यहाँ लो होगा, यहाँ हाई होगा, फिर एल नीनो में यहाँ हाई यहाँ लो, यानी ये क्या हो रहा है, दोलन कर रहा है। दोलन का मतलब क्या है, लो हाई, फिर यहाँ हाई यहाँ लो,
फिर लो, हाई, ये होता रहता है। और ये कहाँ हो रहा है? दक्षिण में हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोला गया? सदर्न ऑसिलेशन, दक्षिणी दोलन बोला गया। ठीक है, क्या बोला गया? दक्षिणी दोलन बोला गया। ठीक है, इसको आप लोग को क्या करना है? याद रखना है कि दक्षिणी दोलन क्या है और नॉर्मल कंडीशन क्या होता है। तो अब आप लोग जान गए कि वाकर सर्कुलेशन क्या है और सदर्न ऑसिलेशन क्या होता है। ठीक है, सदर्न ऑसिलेशन के लिए एक इंडेक्स निकाला जाता है जिसको बोलते हैं सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स, यानी दक्षिणी दोलन सूचकांक। अब दक्षिणी दोलन सूचकांक एक बार पॉजिटिव होगा, एक बार निगेटिव होगा। ठीक है, आप लोग किसी भी बुक से देखकर कमेंट करके ये बताइए कि जब दक्षिणी दोलन जो सूचकांक है वो पॉजिटिव होगा तो कंडीशन क्या बनेगी, निगेटिव होगा तो कंडीशन क्या बनेगी। ये कमेंट करके आपको बताना है। ये आपके लिए एक होमवर्क है, समझ लीजिए, एक टास्क है। इससे पता चलेगा हमें कि क्या आप लोग जो है रूम पे मेहनत करते हैं या नहीं करते। ऐसा नहीं है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में आपको जिक्र कर देंगे। ठीक है, लेकिन आज इससे पहले आज आप लोग इसको कमेंट करके हमें बताइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा रहा वाकर सर्कुलेशन एवं सदर्न ऑसिलेशन। ठीक है, अब आइए इसी में एक पॉइंट हम लोग और अच्छे से डिस्कशन कर लेते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं एल नीनो मडोकी की। ये एल नीनो मडोकी क्या होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं एल नीनो मडोकी क्या होता है। एल नीनो मडोकी कुछ नहीं है, एल नीनो मडोकी सिर्फ ये है। ठीक है, जैसे कि यहाँ है एल नीनो मडोकी इज अ कपल्ड, ठीक है, ओशन एटमॉस्फेरिक फिनोमिना इन द ट्रॉपिकल पैसिफिक, यानी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में ये एक जो है क्या कपल्ड ओशन एटमॉस्फेरिक फिनोमिना है। कपल्ड ओशन एटमॉस्फेरिक फिनोमिना ये है कि हम लोग नॉर्मल कंडीशन में एल नीनो के कंडीशन में देखे थे कि कितने सेल बन रहे थे, एक सेल बन रहा था। ठीक है, या तो एक इस तरह बनेगा या तो इस तरह बनेगा। हमेशा एल नीनो के कंडीशन में एक सेल देखे थे, एक नॉर्मल कंडीशन में एक सेल देखे थे। लेकिन एल नीनो मडोकी में क्या होता है कि जो गर्म जल होता है, ये मान लीजिए आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया आपका साउथ अमेरिका। तो हमने देखा था एल नीनो के कंडीशन में गर्म जल यहाँ पर आ जाता है, कहाँ पर? साउथ अमेरिका के पास। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि जो ये गर्म जल यहाँ से मूव करता है वो क्या हो जाता है, इसी दक्षिणी प्रशांत महासागर के बीचों बीच में फिक्स्ड हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगे, कंडेंसेशन होगा बहुत सारा, इस रीजन में क्या होगी, बारिश होगी, ट्रोपोपास पे जाएंगी, इधर मुड़ेंगी, इधर मुड़ेंगी, और ये हवाएं कहाँ पर, इसी आपके ऑस्ट्रेलिया के पास उतरेंगी। यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा। अब चूंकि यहाँ से हवाएं ऊपर उठ रही है तो लो प्रेशर बनेगा। अब इस लो प्रेशर को भरने के लिए यहाँ से हवाएं चलेंगी तो एक सेल का निर्माण। ठीक यही कंडीशन यहाँ पर भी, यहाँ पर हवाएं उतरेंगी, हाई प्रेशर बनेगा। अब इस हाई प्रेशर और इस लो प्रेशर में डिफरेंस है, हवाएं यहाँ से यहाँ पर चलेंगी तो एक सेल और बन गया। तो अब क्या देख रहे हैं कि अब एक सेल नहीं है बल्कि कितने सेल हैं, दो सेल हैं। तो ऐसे कंडीशन जब जो आपका गर्म वाटर है, जो आपका हॉट वाटर है, वो कहाँ पर है, इनमें प्रशांत विषुवत रेखा के सारे प्रशांत महासागर के बीचों बीच में आ जाता है। तो इससे दो सेल बनने लगते हैं। इसी दो सेल को क्या बोला जाता है, इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, एल नीनो मडोकी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एल नीनो मडोकी बोलते हैं इस कंडीशन को। ठीक है, और इसमें आगे दिया गया है कि कन्वेंशन एल नीनो इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग एनोमलस वार्मिंग इन द ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक रीजन। ठीक है, बस आप लोग इतना समझिए कि एल नीनो मडोकी क्या है कि जब ये बीचों बीच प्रशांत महासागर के गर्म जल बन आ जाएगा तो ये क्या होगा, दो सेल का निर्माण होने लगेगा। यही एल नीनो मडोकी, और इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक लास्ट में एक कंडीशन हम लोग और देख लेते हैं। क्या कौन सी कंडीशन, ला नीना की कंडीशन। जैसा कि एल नीना में हमने देखा मौसम ऐसा होता है, वैसे ला नीना की कंडीशन को भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ला नीना कुछ नहीं है। ला नीना क्या है, देखो, आफ्टर एल नीनो इवेंट जो है वेदर कंडीशन यूजुअली रिटर्न्स बैक टू द नॉर्मल। हमने देखा था कि जब एल नीनो आता है तो वाटर जो वेदर फिनोमेना है वो पूरे की तरीके से चेंज हो जाता है। लेकिन एल नीनो के बाद पुनः वेदर फिनोमेना जो होता है वो कंडीशन नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, पेरू के पास हाई प्रेशर बनने लगता है, ऑस्ट्रेलिया के पास लो प्रेशर बनने लगता है। तो नॉर्मल कंडीशन को ही क्या बोलते हैं, एल नीनो कंडीशन। जैसे कि ये पद दिखाई देता है। अब ये क्या है, ये एल नीनो की कंडीशन है, इसको नॉर्मल कंडीशन बोल दीजिए। यहाँ पर क्या है कि हवाएं साउथ ईस्ट ट्रेड चल रही हैं, सरफेस वाटर को मूव करा के यहाँ पर इकट्ठा कर रही हैं। यहाँ पर भारी बारिश हो रही है और यहाँ पर नीचे से वाटर बॉइलिंग हो रहा है, यहाँ पर वर्षा नहीं हो रही, हाई प्रेशर बनना हुआ है।
तो नीचे से वाटर बॉइलिंग हो रहा है, नीचे से वाटर बॉइलिंग होने के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत सारा क्या हो जाता है, जो है फाइटोप्लैंक्टन नीचे से आता है। तो नीचे से आता है तो अब क्या हुआ कि एल नीनो जैसे ही आता है तो लोग पेरू के तट के वाले बोलते हैं कि हे ईश्वर हमें बचाइए, एल नीनो से हमें बचाइए, एल नीनो को भगाइए। ठीक है, तो एल नीनो को जब एल नीनो चला जाता है तो उसी को बोला जाता है, उसी कंडीशन को ला नीना। नीना में कंडीशन सब नॉर्मल हो जाती है, पेरू के तट पर पुनः क्या हो जाता है, मछली उत्पादन का कार्य बहुत तेजी से बढ़ जाता है। ठीक है, यही इसी को बोलते हैं कंडीशन या जो है लानीना कंडीशन। देखिए एल नीनो में इस तरह होता था, आप यहाँ पर लो प्रेशर, यहाँ पर हाई, अब यहाँ प्रेशर पैटर्न चेंज हो गया। However, in some years, the trade winds can become extremely strong and abnormal accumulation of cold water ईस्टर्न पैसिफिक। दिस इवेंट इज कॉल्ड ला नीना। ठीक है, बस यही जो है क्या होता है, कंडीशन क्या हुई, चेंज हो गई और इसी को बोल दिया गया ला नीना कंडीशन। ठीक है, ला नीना कंडीशन में आप देख सकते हैं कि सब कुछ क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, इसी को बोला जाता है ला नीना कंडीशन। तो ये आपको फिनोमेना याद रखना है। ला नीना होगी, एल नीनो में क्या होगा, आपसे हमेशा जो है स्टेटमेंट फॉर्म में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पर वर्षा होगी, कहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा, कहाँ पर जो है वाटर फ्लक्चुएशन को बोलेंगे, कब नॉर्मल रहेगा, कब एल नीनो रहेगा। ठीक है, कब चेंज होगा सदर्न ऑसिलेशन में। तो ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से तैयार रखने हैं। एल नीनो मॉड्यूल क्या होता है, ये सारे पॉइंट अगर आप तैयार रखते हैं तो आपको यूजीसी यहाँ से फंसा नहीं सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, और जो मैंने आपको वर्क दिया है वो भी कमेंट करके आप लोग अच्छे से बताएंगे।